The force between two charges separated by a distance r in a medium of dielectric constant k is F. The force in vacuum is। तो यदि किसी मीडियम में दो चार्ज रखे हुए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है तो फोर्स दिया हुआ है। तो यदि हम लोग फार्मूला लिखें तो इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से यदि हम लोग 1/k कॉमन ले लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो होता है वो होता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन वैक्यूम और एयर। तो सपोज कि इसको हम लोग एफ नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एफ नॉट इज द फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेज इन वैक्यूम। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट एफ नॉट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा के एफ। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर हो गया। एक रिलेशन हमेशा याद करके रखना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम। इसमें के क्या है? के हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी है, ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर मीडियम है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है किसका? स्पेस या वैक्यूम का। फोर्स बिटवीन चार्जेज, इलेक्ट्रिकल फोर्स और कोलम्बियन फोर्स बिटवीन चार्जेज व्हेन चार्जेज आर इन वैक्यूम और एयर। और ये तब के लिए है जब मीडियम में हो। फोर्स कब का है ये? व्हेन चार्जेज इन मीडियम। ठीक है, तो ये एक मास्टर फार्मूला है, ये हमें पता रहेगा तो ऐसे जो भी एमसीक्यूज हैं हम लोग इजीली कर पाएंगे। इसका आंसर देखते हैं, आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। तो हमको फार्मूला पता है कूलम्स लॉ का, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो 4 पाई ये कांस्टेंट है, इसका तो यूनिट होगा नहीं, इन सबको ट्रांसफर कर लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन f r स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका यूनिट होगा नहीं। इसका हमको पता है कूलम होता है, इसका भी कूलम, तो ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स का पता है न्यूटन होता है, और ये डिस्टेंस स्क्वायर है मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जहाँ दिया होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं, एज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज डबल द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। डिस्टेंस को डबल कर दिया जा रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा? वी नो दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यदि हम लोग इसको डबल कर रहे हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4, 1/4 हो जाएगा। देखते हैं आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 200 न्यूटन पर कूलम। ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है किसी पॉइंट पे 200 न्यूटन पर कूलम। डिस्टेंस से डबल, इस केस में भी डिस्टेंस डबल कर दिया जाए। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी विथ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा? डबल किया जा रहा है तो ये भी हो जाएगा 1/4। इसका 1/4 करेंगे
50 न्यूटन पर कूलम आएगा, देखते हैं ऑप्शन में है। ठीक, तो देख लेते हैं आंसर। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो, इक्वल टू द नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, हम लोग जानते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो यही है, बी सही होगा, बी इज राइट आंसर, राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। बहुत इजी है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। आंसर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायमेंशनल फार्मूला बहुत इजी है, अभी तो पिछले क्वेश्चन में ही करके आए हैं। क्या हो जाएगा, mL t⁻², क्यू का होता है 80, mL t⁻³ a⁻−1। जो भी ऑप्शन इससे मैच करेगा वो होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9. Which law is used to calculate the electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet? ये तो सभी लोगों को पता होगा, गॉस लॉ। बी राइट आंसर। कूलम्स लॉ जो है दो चार्जेस के बीच फोर्स फाइंड करने के लिए। एम्पियर्स लॉ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फैराडेज लॉ भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए हालो कंडक्टिंग स्फीयर इज। अब कोई भी हालो कंडक्टिंग स्फीयर होगा, हालो कंडक्टिंग स्फीयर होगा, इसके इनसाइड में कहीं पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है जीरो। ठीक है, ऐसे कोई हालो कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके इनसाइड में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो रहेगा। नेक्स्ट, द वर्क डन इन मूविंग a चार्ज along an equipotential surface। अब यदि वर्क डन हम लोग जो पहले फाइंड करते थे वी वी माइनस वी ए से बी तक लाने में जो वर्क होता था, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल इस कंडीशन में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे डब्लू फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वर्क क्या होगा, जीरो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस में हम लोग कहीं भी जाएंगे तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसपे कि हर जगह कहीं भी जाएंगे तो हमारा जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। समझ लीजिए एक ऐसा किसी पार्क का ये टिकट है इक्विपोटेंशियल सरफेस कि उस पार्क में हम लोग कहीं पर भी रहेंगे तो उतने ही पैसे में हम लोग हर जगह कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। हमारा जो वर्क उसमें कुछ अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कहीं भी जाएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बहुत इजी है, ई इंटू डी एस। यदि ये भी भूल जाए तब क्या करेंगे, तो भी हमारे पास रास्ते हैं। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन, ये हमारा एरिया है मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट जो होगा न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं।
द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट एक्सियल लाइन वेरीज एज। तो हम लोग पहले ही ये डिराइव कर चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइपोल के एक्सियल लाइन पर, वो होता है 2k वेक्टर पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ई जो हमारा वेरी कर रहा है 1/r³ से वेरी कर रहा है। हेयर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं राइट है या नहीं, तो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन एयर इज एफ। एयर में रखा हुआ है तो इसके बीच जो फोर्स है वो एफ है। या इसका फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, Q1 Q2/r²। If a glass slab K equal to 5 inserted between them, force become। अच्छा, एक अभी जस्ट पीछे के क्वेश्चन में हमने एक फार्मूला बताया था, उससे करते हैं, टाइम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा जो एफ है, ये चार्जेज जब एयर में रखे हुए तब के लिए है, या उसको एक नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों को नया फोर्स जो मीडियम वाला है वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा F0/K। तो यहाँ पे F0 क्या है, F है, तो हो जाएगा F/K का वैल्यू क्या है, 5। तो हमारा राइट आंसर जो होगा F/5। इस शार्ट में ऐसे हो जाएगा। यदि फार्मूले का यूज करके सॉल्व करना है तब क्या करेंगे, 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। ये 2 हो गया। अब ये जो वैल्यू है के को यदि हम लोग कॉमन ले लें तो ये और ये वैल्यू मिलाकर क्या है, ये पूरा का पूरा एफ का वैल्यू है ये, और ये मिला करके तो एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/K। वहां से भी हो जाएगा। तो वी कैन इजिली सॉल्व दिस। देखते हैं इसका क्या राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर पर टोटल चार्ज यदि हम लोग उसको दे रहे हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और मैक्सिमम एट द सेंटर कभी नहीं होगा, जीरो होगा। सेंटर पर मैक्सिमम एट द एजेस, हाँ एजेस पे मैक्सिमम चार्जेस होते हैं। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, दो ऑप्शन सही हैं इसके। आंसर ए एंड सी, तो इसके दो ऑप्शन सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर इज ई। आर डिस्टेंस पर जो हमारा फील्ड है वो कितना है, ई है। ठीक, एट अ डिस्टेंस r/2। तो देखते हैं r/2 पर जो नया ई आएगा वो कितना हो जाएगा, इसको ई डैश कर लेते हैं। 1/4πε0 Q/r/2 होल स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो 4 हम लोग कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। क्या मिलेगा हमको, 4e। ई डैश जो नया वाला ई आ रहा है वो कितना है, 4e। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1/4πε0 इन एसआई यूनिट। ये तो सबको पता होता है, बहुत इजी है। हम नहीं पता है तो पता होना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए। ये वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं आंसर हो गया। ऑप्शन ए वाज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। द नेट चार्ज ऑन ए न्यूट्रल एटम इज। जो हमारा नेट चार्ज है न्यूट्रल एटम पर वो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन के इक्वल अमाउंट में ही आउटर मोस्ट शेल में उतने सेम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं।
तो जितना प्रोटॉन पर चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रॉन इसमें चार्ज होते हैं जीरो। देखते हैं, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब एनक्लोजिंग अ चार्ज क्यूब इज। तो एक हमारे पास ऑप्शन इज राइट आंसर, गॉस गॉस थियरम को यूज करने के बाद ये रहा हमारा एक क्यूब। ठीक है, अब ऑप्शन तो पहले ही पता चल ही चुका है। यहाँ पे इसके सेंटर में रहेगा चार्ज, क्यू चार्ज एनक्लोज है, ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर। तो हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी स्मॉल क्यू दिया है या कैपिटल क्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यदि स्क्वायर के सेंटर पर रहेगा तो फिर क्या होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसका आंसर तो पहले से ही पता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट क्यूब के अंदर है। तो if a charge q is placed at the center of a cube, the flux through one phase, तो वन फेज 6 फेसेस होते हैं। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग देते थे। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं। अब तो थोड़े ट्रिकी और ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी हम सॉल्व करवाएंगे। अभी ये इजी टू मॉडरेट टू हाई लेवल के इसमें सब क्वेश्चन है। ये हमने एक फेस पर रख दिया यहाँ कहीं पर। ठीक है, तो यदि यहाँ पर इसके किसी फेस के सेंटर पर है तो वन, इफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, नहीं यहाँ सेंटर पर ही है, यहाँ पर है। तो फिर एक फेस से जो फील्ड लाइंस पास करेगी या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वो कितना होगा, उसी को फ्लक्स बोलते हैं। तो वो हो जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, अब आउटडेटेड कह सकते हैं। देखते हैं, आंसर बी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होता है। यदि हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो जो भी फील्ड लाइंस होंगी सबकी सब क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। और यदि नेगेटिव है तो, यदि नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड होगी। ठीक है, इसमें आउटवर्ड, इसमें रेडियली। रेडियली इनवर्ड का मीन्स होता है कि परपेंडिकुलर होगा इनवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परपेंडिकुलर होगा सेंटर पर रेडियली इनवर्ड के केस में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 22, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब एक हमारे पास ये रिंग है, मुट्ठी है, और यूनिफॉर्मली चार्ज है। पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पूछा गया है सेंटर पर। तो इधर भी फील्ड लाइंस जाएंगे, इधर भी फील्ड लाइंस जाएंगे, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे सभी। ऐसे ही तो जीरो मिल जाएगा कैंसल आउट करने के कारण। देखते हैं क्या है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज 10 न्यूटन। दो चार्ज हैं, उनके बीच का जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है। इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज बाई 100%,
तो यदि R जो है 100% है, तो इसका 100% कितना होगा? R खुद होगा। तो 100% से इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? ये 2R हो रहा है। जैसे मान लो 100% है, 100% का 100% निकालें तो कितना आएगा? 100 ही आएगा। तो R का ऐसे ही 100% R आएगा, तो मतलब 2R हो जा रहा है डिस्टेंस। तो जब R डिस्टेंस था तो फोर्स कितना था? 10 था। 2R होने पर इसका कर देंगे हम लोग 2R का होल स्क्वायर, 4R स्क्वायर आ जाएगा। तो फोर्स हमारा हम जानते हैं वेरी करता है 1/r² से। तो ये जो हमारा फोर्स है, इस 10 आया हुआ है, इसको हम लोग 4 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमें मिलेगा 2.5 न्यूटन। ठीक। तो हमारा जो फोर्स होगा जब डिस्टेंस 2 टाइम्स हो जा रहा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ये पहले भी कर चुके, बहुत सिंपल है। देखते हैं आंसर। तो राइट आंसर है। नेक्स्ट, 24, the electric field at a point due to a dipole is zero when the angle between dipole axis and the point is, ये हमारा डाइपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है। At the point due to when the angle between the dipole axis, ये डाइपोल का एक्सिस है ये, एंड द पॉइंट इज, जब 90 डिग्री होगा तब जो पॉइंट है वो 90 डिग्री पर रहेगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ऐसे केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाता है। देखते हैं आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है, पहले भी डिस्कस हो चुका है ये। देखते हैं इसका आंसर। कोई भी कंडक्टर हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जैसे ये यदि हमारा कोई कंडक्टर है और फील्ड लाइंस यहाँ से हो करके आ रही हैं ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर फील्ड लाइंस नहीं होंगी ना, ऐसे जो है फिर बाहर से पास करेंगे। यहाँ पर ये चूंकि आ रहे हैं इसकी तरफ, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, तो ऐसे बाहर निकलेंगे। पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हो गया पोस्टमार्टम। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज एफ इफ बोथ चार्जेज आर डबल्ड द फोर्स बिकम्स, फोर्स एफ दिया हुआ है दो चार्जेस का, और कह रहा है कि दोनों चार्जेस का जो वैल्यू है वो क्या कर दें? डबल कर दें। तो 2 इंटू 2, डिस्टेंस के बारे में कुछ कहा ही नहीं, 4 होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। आंसर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन वेरीज एज, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ डाइपोल इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे वेरी करता है? तो ये भी हम लोग जानते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पर है, यहाँ पे इक्वेटोरियल है, तो के वेक्टर पी अपॉन आर क्यूब, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r³, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r³ के। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, द SI यूनिट ऑफ चार्ज, वेरी इजी।
अब यहाँ पे पहुंच ही गए हैं, तो एम्पियर करंट का होता है, वोल्ट का पोटेंशियल, और फैरड आप कमेंट सेक्शन में बताइए किसका होता है। बहुत इजी है फैरड का, शायद पढ़ भी चुके होंगे अब तक। नेक्स्ट देखते हैं, आप सब भी इसका सही है कूलम। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द surface of a charged conductor is, the electric field at the surface of a charged conductor is, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर, अभी तो हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं। फील्ड क्या होता है, ऐसे परपेंडिकुलर रेडियली जो भी होता है ना, तो परपेंडिकुलर ही होगा। क्या इसके पीछे, बहुत इजी है, ऑप्शन इज राइट आंसर। The work done in bringing unit positive charge from infinite to a point in an electric field, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, तो इसके फील्ड में लेकर के आएंगे, आने तो देगा नहीं, तो क्या करना होगा, वर्क करना होगा, जबरदस्ती जबरदस्ती करेंगे, काम तो करेंगे, इसको लेके आएंगे, तो जो काम होगा वो उसके पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। 31 देख लेते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज, ये होता है लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है, देखते हैं क्या है राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, 32 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज जीरो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो, अब क्या करें, तो ये फार्मूला बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, वी इक्वल टू ई इंटू ड्यू, तब तो ऐसे तो जो है वी भी जीरो हो गया, लेकिन यही सही नहीं है। ये एक्चुअली जो हमारा फील्ड होता है वो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी चीजें नहीं होती हैं वो ग्रेडियंट उसको बोल दिया जाता है, जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है? शायद जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते हैं तो जानिए, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो ये पॉजिटिव हो भी सकता है, सॉरी, जीरो हो भी सकता है, और नॉन जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे डाइपोल का ही केस ले लें, सबसे सिंपल ले लेते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पे फील्ड जीरो तो होगा, लेकिन पोटेंशियल कोई जरूरी नहीं कि जीरो हो, तो इसका जो है बी सही ऑप्शन है, बी को लॉक किया जाए, तो ये हो गया हमारा बी। कंप्यूटर जी पर नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वन कूलम चार्ज इज, तो यदि 1 कूलम चार्ज है और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, अभी हमने बताया था, विच पासेस परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस, तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू का वैल्यू दिया 1 कूलम, एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, बहुत सिंपल सा है, गॉस थ्योरम पता होगा तो हो जाएगा, थोड़ा सा घुमाया हुआ है बस। देखते हैं, तो इसका भी राइट ऑप्शन है सी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सीज, कूलम्स लॉ सबसे सिंपल सा है, Q1 Q2, दिस डिस्टेंस इज आर, तो जो हमारा फोर्स होता था के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो
जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है along the line joining the center of two charges if these two are system of charges, यदि दोनों सिस्टम है तो केवल पॉइंट लाइक चार्जेज हैं तो along the line joining the चार्जेज होता है, मतलब इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के along होगा, इधर से इससे नहीं होगा। तो ये कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अच्छा, यदि ऐसे घूम के लगता है तो ये किस केस में होता है, ये फ्रिक्शन के केस में होता है, तो फ्रिक्शन क्या हो गया हमारा, नॉन कंजर्वेटिव हो गया। ठीक। तो उसमें जितना भी चल के जाएंगे फ्रिक्शन लगेगा, इसमें नहीं, इसमें डायरेक्ट वो बातें करते हैं, जो शॉर्टेस्ट रूट होता है वो इनके सीधे जो भी लाइन ज्वाइन करेगी, एक यहाँ है यहाँ है, तो ऐसे कहीं भी रहेगा, ऐसे चार्ज है तो ऐसे कहीं घूम के जाने वाली बात है नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Question number 35. The electric field due to a charged spherical cell at an external point is, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल है एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, ऐसे स्फेरिकल सेल है तो कोई भी ऐसे एक्सटर्नल पॉइंट पर पी पर तो ये क्या होगा कि जब ये ऐसे स्फेरिकल है तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो चार्ज होता है वो सेंटर्ड मान लेते हैं इसके सेंटर में, कि इसके सेंटर पर ही सेंटर्ड है, तो सेम एज इफ द होल चार्ज एट सेंटर, यही होता है। देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे स्फेरिकल सेल नहीं होगा, केवल स्फीयर होगा तो भी ऐसे मान सकते हैं कि उसके सेंटर पर है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज एफ if the medium is changed to 1 with double the dielectric constant। अब दो चार्जेज के बीच का जो फोर्स है वो एक है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे चेंज कर रहे हैं कि इस तरीके के मीडियम में चेंज कर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, दो गुना है। मतलब पहले वाले का क्या है, वन टाइम्स है Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, और दूसरे वाले का क्या है, वो 2K से जो है हो जा रहा है। तो जब डायल के कांस्टेंट डबल हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि वो डिस्टर्ब तो करेगा ही आकर के। क्लास में भी बहुत लोग डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क इज, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क इज, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है ऐसे, और डिस्क में क्या होता है, ये पूरा का पूरा जैसे प्लेट है कोई, सर्कुलर प्लेट, ये पूरा, तो ये डिस्क है पूरा। तो इसके सेंटर पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा और क्या होगा, इसमें तो जीरो होने का कोई केस ही नहीं है। आंसर भी इज राइट आंसर। जीरो कब होता है, जब ये रिंग होता है तब, डिस्क ना होकर के रिंग होता है ये पूरा खाली, तो फिर सेंटर पे जीरो हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट देखते हैं 37 का। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये तो बहुत बार पूछा गया है, बहुत इजी भी है। टू एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ई प्लस ई ना, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ना, क्योंकि उसके कोई भी ऐसे प्लेन शीट है तो उसके दो फेस होंगे, एक इधर का और एक इधर वाला, और दोनों से फिर लाइंस पास करेंगे, तो दोनों का फिर हम लोग लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टू इजकल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इजकल टू, ये हो जाएगा सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट, ये मिल गया हमें। डेल्टा आई भी हो गया यहीं पर।
ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज spherical cell is the electric field inside a charged spherical cell। spherical cell के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर जीरो होगा, फिर बार बार यही तो करवाने यार पहले। ठीक है, वो पहले भी डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि एफ अपन क्यू नॉट ये फार्मूला अभी डिस्कस किया है। और एक V इक्वल टू ई डी होता है, या E इक्वल टू डी अपान डी, या फिर आर। तो V का हो गया वोल्ट, और इसका हो गया पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, और न्यूटन में तो ये बोथ का केस है, ए एंड बी। तो दोनों याद करके रखना है। दो होते हैं इसके एसआई यूनिट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक फोर्स के सेंस में होता है, और एक वोल्टेज के, वोल्ट के, पोटेंशियल के। क्वेश्चन नंबर 41। द नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज। एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। आइसोलेटेड मीन्स होता है कि देयर इज नो डिस्टरबेंस ऑन दैट कंडक्टर बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स और फील्ड और पोटेंशियल। कोई उसको परेशान करने वाला नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि ये आइसोलेटेड है। तो नेट चार्ज, अब ये तो जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यदि आइसोलेटेड है तो। आइसोलेटेड कंडक्टर है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसको आइसोलेट करके रखा गया है? तो उस पे क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 40। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज। मैग्नीट्यूड इसका पूछा है, ऐसे ही लिख देते हैं, चलो ऐसे मॉड लगा के हो गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा ही नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, हाँ ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ये भी इजी है, पहले तो डिस्कस हो चुका है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट आर सेपरेटेड। ये डाइपोल की बात कर रहा है, सीधे सीधे डाइपोल ही बोल दिया है। डाइपोल है ये, इसका मिड पॉइंट या फिर सेंटर है। ए हो गया, बी हो गया, माइनस क्यू इधर रहता है, प्लस क्यू इधर, यदि टू ए लिख देते हैं, मतलब ये ए और ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पे यहाँ तो जीरो ही होगा, नो डाउट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन है, डिस्टेंस आर इज। अच्छा, ये इसके टर्म्स में दे दिया है, नहीं तो हम लोग इसको क्या लिखते थे, टू के पी अपान आर क्यूब, लेकिन हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या डायरेक्ट पी लिख देंगे तो 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो ये भी ध्यान देना है हमको, हर एक, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट हो या फिर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या फ्री स्पेस, इन दोनों के टर्म्स में फार्मूले को लर्न होने चाहिए, टाइम भी बचेगा और गलत भी नहीं होगा। The electric field due to a uniformly charged spherical cell at a point inside the cell is। ये भी तो जीरो होगा शायद, अभी ये द इलेक्ट्रिक ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये मन कर रहा है कि इसको छोड़ दे, कि आप लोग बताइए, लेकिन बता देते हैं नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि इसके केस में क्या होता है कि फील्ड जो है वो वेरी करता है ना। तो जब इससे वेरी कर रहा है, तो फिर जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो फील्ड कम होता जाएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म होता है। पास रहेंगे तो फील्ड ज़्यादा होगा,
और फील्ड डेंसिटी भी हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे दूर जाएंगे तो फील्ड डेंसिटी कम होती जाती, पास आएंगे इस एरिया में तो ज़्यादा होता है, ऐसे देख सकते हैं। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म होता है, देखते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इसका? पोटेंशियल का तो बहुत ईजी है, वोल्ट होता है। बाकी फैरेड का हमने पूछा हुआ है, कमेंट में बताना है। और फैरेड वैसे बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसके और स्मॉल यूनिट्स भी होते हैं, वही यूज करते हैं। लेकिन ये कमेंट में बताना है फैरेड किसका होता है। कूलम होता है चार्ज का, एम्पियर करेंट पोटेंशियल का है। ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट a point due to a system of charges, sum of fields due to individual charges, product of fields, difference of fields. The electric field at a point due to a system of charges, सिस्टम ऑफ चार्ज होगा तो सम ऑफ फिल्ड्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। वैसे यहाँ देना चाहिए था वेक्टर सम देना चाहिए था, मतलब हम ही को ऐड कर देना चाहिए था। तो वेक्टर सम ऑफ फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। Question number 49. The electric field at a point on the axis of uniformly charged ring is maximum at point on the axis of uniformly charged ring। ठीक है, ये जहाँ तक हमें लग रहा है ये रेशनलाइज हो चुका है सिलेबस से। रेशनलाइज है, फिर भी बता देते हैं। एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज। जब चार्ज ना रहेगा बांस ना बाजेगी, बांस की कहावत भी है। तो गॉस का क्या है कि सिंपल सा थियरम और फार्मूला है कि जो फ्लक्स होता है वो चार्ज एनक्लोज्ड बाई 1/एप्सिलॉन टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड बाई द गॉसियन सरफेस होता है। तो जब क्यू ही जीरो हो गया, जब चार्ज है ही नहीं, तो फिर किसकी लाइन्स बनेगी? तो ये हो जाएगा जीरो। से तो ये हमारे एमसीक्यू के 50 क्वेश्चन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से कवर हो चुके हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि 50 ही या फिर 50 एसर्शन रीजन के क्वेश्चन लेकर के आए। तो ये 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे 1 मार्क्स वाले सेक्शंस के। जो हमारा सेक्शन ए पूछा जाता है उसमें 12 एमसीक्यू होते हैं और 4 एसर्शन रीजन के क्वेश्चन होते हैं ना। और ये फ्री के मार्क्स हैं, यदि हम लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इसमें एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 50 हमने क्या करा दिया है, एमसीक्यू करा दिया है। अब हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में 50 असर्शन रीजन के क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना तो काफ़ी है, इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ होगा और रिवीजन भी हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से थियरी रिवाइज होती, स्ट्रांग होती है और वो हमेशा के लिए लर्न भी हो जाता है। क्योंकि अब के पेपर जो है वो काफ़ी ट्रिकी आ रहे हैं, तो यदि हम लोग प्रॉपर वे में रिवाइज नहीं कर रहे हैं, बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं और सोचेंगे कि एक ही बार पढ़ करके जा करके अच्छे मार्क्स गेन कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। आजकल के स्टूडेंट का ये रहा पढ़ाई या उनका वर्क और एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि इतना मिल जाए, कैसे पॉसिबल है। और रिजल्ट का जो
एक्सपेक्टेशन होता है वो ये रहता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 50 से 100 रिटन क्वेश्चन के साथ।